पर एक नई वीडियो क्लिप आपके पास लाया हूं, आपको पसंद आएगी। दोस्तों, यह वीडियो क्लिप दिल्ली सल्तनत की तीसरी डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी के बारे में है। जैसा कि हमने इससे पहले आपको दो अन्य डायनेस्टीज के बारे में बता चुके हैं, स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश, खिलजी डायनेस्टी यानी खिलजी वंश के बारे में। आज एक नया वंश तुगलक वंश, जिनकी वंशावली के बारे में हमने बोर्ड पर लिख रखा है। इस डायनेस्टी के कई शासक हैं। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 ईस्वी तक आई। इस डायनेस्टी का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था। याद रखें, अगर ये पूछा जाए कि इस डायनेस्टी का संस्थापक कौन था, तो गियासुद्दीन तुगलक था। इसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक शासन किया। गियासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, देन इसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1389 तक शासन किया। यह रज्जाक का बेटा था। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के बाद इसके उत्तराधिकारी बेहद कमजोर और निकम्मे थे, जिसमें गियासुद्दीन तुगलक सेकंड कुछ महीने के लिए 1389 में शासन किया। अबू बकर यह भी 1389 में था, एक आध महीने के लिए। मोहम्मद बिन फिरोज 1389 में, यह भी एक दो महीने के लिए शासन किया। अलाउद्दीन सिकंदर 1390 में, थोड़े समय के लिए यह भी था। नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक 1390 से 14 ईस्वी तक शासन किया। अंत में एक और आया था, नुसरत शाह 1414 में था। लेकिन दोस्तों, लास्ट के लगभग इन सुल्तानों के बारे में कोई खास बात नहीं है। तुगलक डायनेस्टी में गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, यही तीन मेन सुल्तान हैं, जिनके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। गियासुद्दीन तुगलक के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसा कि हमने बोर्ड पे लिखा है, गियासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 तक इसने शासन किया था। इसे मलिक उल गाजी भी कहा जाता है, मलिक उल गाजी या गाजी मलिक भी कहते हैं। दोस्तों, इसके पूर्वज तुर्क थे। बलबन के समय में इसके पूर्वज दिल्ली में आके बस गए थे। बाद में इसने तुर्क दरबारियों को इकट्ठा किया। याद रखें, तुर्क दरबारी दिल्ली सल्तनत में नसीरुद्दीन खुसरो शाह से बहुत परेशान थे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो क्लिप में नसीरुद्दीन खुसरो खान के बारे में चर्चा किया था। नसीरुद्दीन खुसरो खान या नसीरुद्दीन खुसरो शाह पवारी कास्ट का हिंदू था, यानी गडरिया था। वह बाद में मुसलमान बन गया था। 1320 ईस्वी में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी को मारकर वह लगभग 5.5 महीने के आसपास शासन किया था। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि नसरुद्दीन खुसरो शाह ने दिल्ली सल्तनत में तत्कालीन सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को 5000 टन का ब्राइब देकर तथा अन्य कई शेखों को ऐसे ही हजारों टन का ब्राइब देकर, हजारों टन का रिश्वत देकर इन शेखों
खासकर निजामुद्दीन औलिया का समर्थन नसीरुद्दीन खुसरो खान ने हासिल कर लिया था। वैसे तुर्क मुसलमानों में नसीरुद्दीन के प्रति असंतोष व्याप्त था। कारण यही था कि वह इंडियन मुसलमान था। दोस्तों, गियासुद्दीन तुगलक ने इसका फायदा उठाया और तुर्क मुसलमानों को इकट्ठा किया तथा नसीरुद्दीन खुसरो खान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1320 में गियासुद्दीन तुगलक ने नसीरुद्दीन खुसरो खान की हत्या करके दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना किया और अपना शासन प्रारंभ किया। वैसे सुल्तान बनने के पश्चात गियासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया पर दबाव बनाया कि वह 5000 टंका जो पिछले सुल्तान से रिश्वत के रूप में लिया था उनसे वापस लेना। दरअसल वो 5000 टंका नसीरुद्दीन खुसरो खान ने दिल्ली के राजकोष से दिया था। यही नहीं, हजारों टंका उसने अन्य सूफी संतों को वितरित किया था, जिससे रॉयल ट्रेजरी खाली हो गई थी। दोस्तों, उस पैसे को रिकैप करने के लिए गियासुद्दीन ने निजामुद्दीन औलिया पर दबाव बनाया था, लेकिन निजामुद्दीन औलिया उस पैसे को वापस करने से मना कर दिया था। इस वजह से गियासुद्दीन तुगलक तथा निजामुद्दीन औलिया में अनबन हो गई थी, यानी हॉस्टिलिटी हो गई थी, जिसकी वजह से निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक के खिलाफ षड्यंत्र रचवाया था। यह षड्यंत्र गियासुद्दीन तुगलक के पुत्र जूना खान के थ्रू रचवाया था। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसे सूफी संत थे जो अविवाहित थे, इसलिए इनको महबूबे इलाही कहा जाता था, यानी अल्लाह के महबूब। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में यही ऐसे एकमात्र सूफी संत हैं जिन्होंने 7 सुल्तानों के उत्थान पतन को देखा, यानी राइज एंड फॉल ऑफ 7 सुल्तान्स। लेकिन किसी भी सुल्तान के दरबार में निजामुद्दीन औलिया गए नहीं थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें अपने दरबार में ले आने का बड़ा प्रेशर डाला, लेकिन निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाने से मना कर दिया था। याद रखें, अलाउद्दीन खिलजी के समय में बहुत प्रेशर डाला गया। तो निजामुद्दीन औलिया ने यह कहा था कि उसके घर में 7 दरवाजे हैं, यदि अलाउद्दीन किसी दरवाजे से आएगा तो वह अन्य दरवाजे से निकल भागेंगे। तो जब अलाउद्दीन जैसे सुल्तान के काल में निजामुद्दीन औलिया दबाव में नहीं आए, तो दोस्तों गियासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन जितना सख्त और कट्टर नहीं था। गियासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन के मुकाबले में काफी लिबरल था और इतनी सख्ती से वह पेश भी नहीं आ सकता था। चूंकि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के एक सूफी संत थे, एक धार्मिक नेता थे, सभी धर्म के लोग उनमें श्रद्धा और भक्ति रखते थे, इसलिए खुलेआम गियासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया पर दबाव नहीं बना पाए। दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो थे, जिनके बारे में हमने आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय में बताया था। अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों के उत्थान पतन को देखा था, जबकि इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया ने, याद रखें, 7 सुल्तानों के उत्थान पतन को देखा, यानी राइज एंड फॉल को। दोस्तों, गियासुद्दीन तुगलक खिलजी सल्तनत में, खिलजी शासनकाल में 1305 ईस्वी में पंजाब के सूबेदार थे। याद रखें, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, नसीरुद्दीन खुसरो खान,
कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय में, नसीरुद्दीन खुसरो खान के समय में पंजाब के सूबेदार थे। सूबेदार मीन्स गवर्नर। और वैसे गियासुद्दीन तुगलक को पंजाब के दीपालपुर वाले एरिया में अपॉइंट किया गया था, लेकिन इनको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का भी कार्यभार सौंपा गया था, यानी उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के मंगोल आक्रमणकारियों के अगेंस्ट आक्रमणकारियों को रोकने के लिए भी सीमा रक्षक के रूप में अपॉइंट किया गया था। तो गियासुद्दीन तुगलक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय में, नसीरुद्दीन खुसरो खान के समय में समाना और पंजाब के सूबेदार के पोस्ट पर थे। फ्रंटियर को काफी अच्छी तरह से सेव किया। वैसे यह भी कहा जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक ने 29 टाइम्स यानी 29 बार मंगोल आक्रमणकारियों को रोका था। यानी खिलजी सल्तनत में गियासुद्दीन तुगलक एक प्रमुख दरबारी के रूप में उभरे थे। लेकिन दोस्तों, सत्ता में आने के बाद, शासन सत्ता में आने के बाद गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में 1321 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक का बेटा जूना खान ने वारंगल पर आक्रमण किया था। वारंगल तेलंगाना में है। वैसे ये कहा जाता है कि कई महीने घेराव के बाद जूना खान को वारंगल से घेरा उठाना पड़ा था, यानी इसको सफलता नहीं मिल पाई थी। वापस दिल्ली चला आया। दोबारा 1323 ईस्वी में जूना खान, जिसको उलुग खान भी कहते थे, फिर से इसने वारंगल पर दूसरी बार हमला किया 1323 में। इस बार वह रास्ते से ही लौट आया। कारण यह था कि जूना खान को यह खबर मिली कि उसके पिता गियासुद्दीन तुगलक बहुत तेज बीमार पड़ गए हैं। इस वजह से वह रास्ते से ही वापस लौट आया। दिल्ली में आया तो देखा कि उसका पिता जीवित था। अपने पिता गियासुद्दीन तुगलक से जूना खान ने क्षमा याचना की और फिर 1323 में वह वारंगल पर दोबारा हमला किया। इस बार उसको सफलता मिली और वहां से वह कुछ संपत्ति भी लूट कर लाया, अपने पिता गियासुद्दीन तुगलक को दिया। लेकिन दोस्तों, बंगाल में भी विद्रोह हो गया था। बट बंगाल के विद्रोह को दबाने के लिए जूना खान को नहीं भेजा गया, बल्कि गियासुद्दीन तुगलक स्वयं बंगाल विद्रोह को दबाने के लिए गया। दोस्तों, बंगाल विद्रोह को या बंगाल को जीतकर गियासुद्दीन तुगलक 1325 में वापस लौट रहा था। अपने पिता के स्वागत के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर उसने एक भव्य महल का निर्माण कराया। याद रखें, यह महल लकड़ी का था और कहा जाता है कि उस लकड़ी के महल में गियासुद्दीन तुगलक का स्वागत समारोह चल रहा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको जूना खान भी कहते हैं, वह महल से यह कहकर बाहर आ गया कि वह उन हाथियों को देखना चाहता है जो उसके पिता बंगाल से जीत कर लाए हैं। दोस्तों, उन हाथियों को परेड के लिए महल के सामने लाया गया। हाथियां सूंड ऊपर करके परेड करने लगी। कहा जाता है कि उनके सूंड से बारजे में कहीं टच कर गया, जिससे पूरा महल ढह गया और उसी में दब करके गियासुद्दीन तुगलक और उसका बड़ा बेटा महमूद मारा गया था। दोस्तों, कुछ विद्वानों का यह आरोप है कि निजामुद्दीन औलिया के प्रभाव में आकर जूना खान ने यह षड्यंत्र रचा था, लेकिन कुछ विद्वानों का यह कहना है कि यह एक कोइंसिडेंट था, यह कोई षड्यंत्र नहीं था। दोस्तों, इसी समय गियासुद्दीन तुगलक के बारे में निजामुद्दीन औलिया ने
एक रिमार्क किया था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और निजामुद्दीन औलिया का यह रिमार्क गियासुद्दीन तुगलक के अगेंस्ट गया। गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली नहीं पहुंच पाया और दिल्ली से पहले ही बॉर्डर पर ही 1325 में गियासुद्दीन तुगलक का देहांत हो गया। वैसे दोस्तों, गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत में ऐसा सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहर निर्माण का काम स्टार्ट किया था। आकस्मिक डेथ के कारण इन नहरों को पूरा नहीं करा पाया। इन्हें आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक ने कंप्लीट कराया और इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 10% सिंचाई कर भी लिया था। बट दोस्तों, अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए कि किस सुल्तान के शासनकाल में सिंचाई के लिए नहर निर्माण के कार्य प्रारंभ किए गए, तो याद रखें गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में पहली बार दिल्ली सल्तनत में सिंचाई के लिए नई नई नहरें बनवाने का कार्य स्टार्ट किया था। दोस्तों, इसके अलावा गियासुद्दीन तुगलक ने 1/10, 1/11 टैक्स में बढ़ोतरी किया था। 1/10 और 1/11 भाग टैक्स में बढ़ोतरी किया। मामूली सी बढ़त किया था, ज्यादा नहीं किया था। जबकि आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में भू राजस्व कर 1/2 भाग लिया गया था। तो दोस्तों, लैंड टैक्स रेवेन्यू में गियासुद्दीन तुगलक ने रियायत दिया। 1/10 एवं 1/11 लगान के रूप में लिया गया था। और दोस्तों, गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद शहर बसाया। याद रखें, तुगलकाबाद शहर, तुगलकाबाद सिटी, और इसी नाम से इसने एक किला भी बनवाया है, तुगलकाबाद फोर्ट, तुगलकाबाद का किला। इसी किले से गियासुद्दीन तुगलक शासन किया करता था। तो इस तरह दोस्तों, गियासुद्दीन तुगलक के डेथ के बाद या गियासुद्दीन तुगलक की हत्या के पश्चात जूना खान, जिसे उलुग खान भी कहा गया है, जूना खान was also called as उलुग खान। उलुग खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बना और वह 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया है। 1325 से 1351 तक शासन किया है। दोस्तों, ये वीडियो क्लिप आपको पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।